जो 12 साल में एक बार नहीं हुआ, क्या वो 13 महीनों में दूसरी बार होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी में 489 का पहाड़ खड़ा कर दिया है और इसलिए ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पर सबा करीम से पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, क्या साउथ अफ्रीका ने भारत को सीरीज़ हार की ओर पूरी तरह से धकेल दिया है? करीब 85 टू 90% तक कर दिया है यश, क्योंकि इसके पहले इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भारत के लिए टेस्ट मैच जीतना अपने कंडीशंस में ही सही ये एक तरह से नामुमकिन होता जा रहा है। जी हाँ, भारत के टेस्ट इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब उन्होंने पहली पारी में 450 के ऊपर रन कंसीड करने के बाद मैच जीता हो। उनमें से आखिरी इंस्टेंस आया था 2016 में। भारत की गेंदबाजी पर कई सवाल है, लेकिन शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी और एक अनहेरल्डेड स्टार सेनुरान मुथुसामी। इतने कम टेस्ट मैच खेले हैं, 2019 के भारत दौरे में डेब्यू किया था, लेकिन एक तरह से वापसी उनकी इस सीज़न हुई है। पाकिस्तान में एक शानदार मैच विनिंग पारी, और ये पारी, ये जो शतक है उसमें जो सहजता थी, किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज से कम नहीं। और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से एक बैटिंग ऑलराउंडर है। उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी यश बहुत ही शानदार रहा है, और वो जो पारी उन्होंने पाकिस्तान में खेली थी दूसरे टेस्ट मैच में, वहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उनके लिए सबसे बड़ा सबक यहाँ पर आकर यही रहा है कि जितना समय आप विकेट पे गुजारेंगे, आप जब पारी की शुरुआत करते हैं, अगर आपका डिफेंस टाइट रहेगा तब आपके पास वक्त भी रहेगा, मौके भी आएंगे रन बनाने के लिए। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, वो भी भारत के ख़िलाफ़। और भारत की जो बॉलिंग अटैक है वो मामूली बॉलिंग अटैक नहीं है। उनमें आपके पास भारत के पास 2 शानदार पेस बॉलर्स थे और उसके साथ साथ 3 टॉप क्वालिटी स्पिनर्स थे। तो यहाँ पे आके कठिन परिस्थिति में रन बनाना, 247 से 6 वहाँ से निकाल कर अपनी टीम को 489 तक पहुँचाना, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इस खिलाड़ी का। जिस आसानी से आज रन बना पाए साउथ अफ्रीका, आपकी पिच पर राय किस तरह बदलेगी डे 1 कंपेयर टू डे 2? मुझे थोड़ी हैरानी हो रही जिस तरह से विकेट अभी भी बिहेव कर रहा है यश। मेरा ये मानना था कि रेड सॉइल का सरफेस ख़ास करके आसाम में हो सकता है दूसरे दिन तक टिक नहीं पाएगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसमें थोड़ा बहुत ब्रेक मिलेगा, और वैसा हो नहीं पाया है। और उसके पीछे मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि वहाँ पे अब विंटर शुरू होने वाला है, तो उसके वजह से थोड़ा विकेट को मदद मिली है पकड़ के रखने में, और वो जो नमी की ज़रूरत होती है विकेट को होल्ड करने में, उससे मदद मिली है। पर विकेट बहुत ही शानदार खेल रहा था, और आज मुझे लगा कि सबसे अच्छा बैटिंग सरफेस था, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया दक्षिण अफ्रीका के लोअर ऑर्डर बैटर्स ने, मुथुस्वामी ने भी और मार्को यानसन ने भी। तो चलिए अब मार्को यानसन की ओर ही चलते हैं। 93 उनके फर्स्ट क्लास करियर का हाईएस्ट स्कोर, ना सिर्फ टेस्ट करियर, 7 छक्के जड़े और इस पारी के साथ अपने कद को और ऊंचा कर दिया, इफ़ दैट्स पॉसिबल। इससे बड़ा कद और क्या चाहिए यश। कद आपका ऊंचा तभी होता है जब वो इस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं, और ख़ास करके ऐसे समय पे आके जब आपकी टीम की ज़रूरत हो। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग पारी रही है मार्को यानसन की तरफ से, और किस निर्भीकता के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, किस खुले मन से उन्होंने बैटिंग की है। जब वो आए थे बैटिंग करने के लिए तो ऐसा लग रहा था कि उसके पहले वेरेन और फिर मुथुस्वामी डिफेंस ज़्यादा कर रहे थे, पर इन्होंने आते ही कुछ अलग अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, और वो जो छक्के जड़े उससे बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया इन्होंने भारत की बॉलिंग अटैक को। ख़ास करके जिस प्रकार से उन्होंने तीनों स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी की, तो वो ये भी दर्शा दिया उन्होंने कि इस विकेट पे अगर आप का फुटवर्क सही रहेगा और आप सही लेंथ को पिक करेंगे तो आप बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। जी हाँ, जो दिन का पहला सेशन था उसमें भले ही साउथ अफ्रीका ने विकेट नहीं गंवाया, उसमें रन स्कोरिंग उतना आसान नहीं रहा था, पर फिर दूसरे सेशन में 112 रन कुछ 26 ओवर में। भारत की गेंदबाजी पर अगर आप नज़र फरमाएं, सबसे निराशाजनक एस्पेक्ट क्या रही आपके लिए? मुझे लगा कि भारत की गेंदबाजी में ना बहुत कुछ सीखने को है, विशेष करके जब आपके सामने इस प्रकार का विकेट मिलता है तो फिर आपको गेंदबाजी किस तरह की होनी चाहिए, गेम प्लान क्या होना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत मुझे कमी नज़र आई। इसके पहले भी वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध जो टेस्ट मैच हुआ था कोटला में, अरुण जेटली स्टेडियम में, वहाँ पे भी दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। वहाँ पर भी बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि हमारी जो गेंदबाजी है वो थोड़ी क्लूलेस लग रही है। इस तरह के विकेट पे जहाँ पर आपको ज़्यादा असिस्टेंस नहीं है विकेट से, वहाँ पर आपके गेम प्लान में थोड़ी और फुर्ती होनी चाहिए। थोड़ा आपको फील्ड पोजीशनिंग उस प्रकार से करनी होती है, आपको बैटर को सेटअप करना होता है, कई बार आपको चैलेंज करना होता है विकेट लेने के लिए।
उस तरह का अप्रोच भारत के बॉलिंग अटैक में मुझे नज़र आया नहीं। उदाहरण के तौर पर जो शॉर्ट पिच डिलीवरी और ज़्यादा डालनी चाहिए थी उसको भारत ने परसिस्ट किया नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि मुथुस्वामी और काइल वेरोन सुबह के वाले सेशन में थोड़ी बहुत उनको परेशानी हो रही थी। तो इस तरह की थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि भूल चूक ज़रूर हुई है इंडिया की बॉलिंग अटैक में। तो फिर जब कोलकाता जैसे टेस्ट मैच के बाद सवाल उठता है कि रैंक टर्नर्स क्यों, क्या ये दिन एक ऐसा दिन बन जाता है जो उदाहरण के रूप पर पेश किया जा सकता है टीम मैनेजमेंट से कि इस कारण से हम जाते हैं रैंक टर्नर्स की ओर? हाँ, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सबसे जो सरल उपाय है वो आप ढूंढ लें। बात तो ये उठनी चाहिए कि इस तरह के विकेट पे हमें और अभ्यास करना होगा विकेट लेने के लिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही एब्जॉर्बिंग था। क्योंकि यहाँ पे कई सारे आपकी परीक्षा होती है बॉलर्स की कि एक फ्लैट सरफेस में आपको किस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए। टाइट लाइन और लेंथ हम लोगों ने कल देखी थी, आज कोशिश की पर आज भारी पड़ गए दक्षिण अफ्रीका के बैटर्स। तो ये जो उतार चढ़ाव है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये लेसन रहेगा इंडियन बॉलिंग अटैक के लिए कि फ्लैट सरफेस पे आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्या आपका गेम प्लान होना चाहिए, आपकी क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए विकेट्स लेने के लिए। ऋषभ पंत के लिए भी एक बड़ा लेसन, यही लेसन उनके लिए भी है कि एज ए कैप्टन आपकी सोच कितनी आगे है, आप क्या आगे सोच रहे हैं। क्योंकि एज अ विकेट कीपर, एज अ बैटर, एज अ कप्तान सबसे बड़ा काम ये भी है कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि अब आने वाले ओवर में क्या होने वाला है या आप क्या करवा सकते हैं अपने बॉलर से। क्योंकि उनका पहला टेस्ट मैच है, थोड़ा समय लगेगा उनको एडजस्ट करने में, पर मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा और प्रोएक्टिव रहेंगे ऋषभ पंत, ख़ास करके उनके फील्ड पोजिशनिंग में। उस तरह का अप्रोच मुझे ऋषभ पंत की कप्तानी में नज़र आया नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ये फर्स्ट टेस्ट है, थोड़ा हमको समय उनको देना होगा एज अ कैप्टन ग्रो करने के लिए। समय ज़्यादा नहीं है अब भारत के बल्लेबाजों के पास, क्योंकि 480 रन पीछे हैं, 3 दिन बाकी इस टेस्ट मैच में। और ये भी याद रखना है कि दोनों दिन लगभग 80 ओवर का ही खेल हुआ है, तो आप अगर पूरा टेस्ट भी माने तो उसमें से 30 ओवर काट लें, आई थिंक सेफ अजम्पशन। पर अब गेम प्लान क्या है, क्योंकि ये मैच सिर्फ बचाना नहीं है, ये मैच जीतने की कोशिश करनी है। तो भारत को फिर उसी अंदाज में सोचना भी पड़ेगा यश, क्योंकि हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपके पूरे 90 ओवर्स हो नहीं रहे हैं। तो कल भी आप ये मान के चलिए 80 ओवर, फोर्थ डे भी आपके पास 80 ओवर से ज़्यादा मिलने वाले हैं नहीं। और ये तो बहुत हद तक दक्षिण अफ्रीका के हाथ में, अगर उन्हें लंबा स्पेल अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें लंबा स्पेल अगर पेस बॉलर से करवा दिया तो और समय लगेगा। तो फिर अब ये मान लीजिए कि यहाँ से भारत अब जीत कैसे सकता है। तो इसके लिए 2 ही सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहे हैं यश यहाँ पे। सबसे पहला सिनेरियो यही है कि आप ढेर सारे रन बनाइए, आप बढ़त ले लीजिए कम से कम 100 रन की, 120 रन की, और उम्मीद ये कीजिए कि जब तीसरे इनिंग में दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरे तब विकेट थोड़ा बहुत टूट जाए और फिर आपके स्पिनर्स धावा बोलें या विकेट में थोड़ा वेरिएबल बाउंस आ जाए, जो कि हो सकता है रेड सॉइल में। हालांकि असामान्य उछाल तो में नहीं मिलेगा, पर टर्न ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वैसा हुआ तो फिर उम्मीद जागेगी भारत की, वो आप मैच जीत सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है, यह है कि फिर आप नज़दीक पहुँचें, फिर आप तीसरी पारी में जल्द से जल्द उनको आउट करें और फिर तेज़ गति से आप रन बनाकर मैच जीते। तो ये पर बहुत ही कठिन ये परीक्षा रहेगी भारत के लिए। बस एक ही सवाल है मेरा दोनों सिनेरियो से जुड़े हुए कि अगर पिच ऐसा रहा जिस पे भारत 450 से 600 के रेंज का स्कोर बनाए, तो फिर वैसे पिच पर अचानक साउथ अफ्रीका का कोलैप्स होना भी अनलाइकली, बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि फिर उनके हाथ में रहता है। फिर अगर आपके पास दक्षिण अफ्रीका के पास सिर्फ एक दिन बचेगा तो फिर वो उनके पास तो कोई जल्दी है नहीं, उनको मालूम है कि यहाँ से वो टेस्ट मैच जीत नहीं सकते हैं, तो फिर वो आसानी से खेलेंगे और फिर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हक़ में होगा। हाँ, ड्रॉ होने पर दोनों टीम पॉइंट शेयर करते हैं WTC के, पर पहला टेस्ट मैच तो दक्षिण अफ्रीका जीत चुकी है, तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार ये श्रृंखला रहेगी। तो अंत में भारत को ही सारी की सारी मेहनत करनी है इस टेस्ट मैच में रिजल्ट निकालने के लिए। चलिए, तो मूविंग डे पर भारत को काफ़ी मूव करना पड़ेगा इस टेस्ट मैच को। सबा करीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एडलेड 2003, बेंगलुरु 2010, चेन्नई 2016, सिर्फ यही 3 अवसर हैं अब तक जब भारत 450 रन से ज़्यादा कंसीड करने के बाद एक टेस्ट मैच जीता है। क्या गुवाहाटी उस लिस्ट में शामिल हो पाएगा?